विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। विवेकानंद स्कूल की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 12th क्लास में राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और राजनीति विज्ञान के अंदर खंड ब इकाई फर्स्ट के अंदर भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। और भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वो 20 विशेषताएं दी गई है। कितनी दी गई है? 20 विशेषताएं दी गई है, जिसमें हम नंबर वाइज एक एक करके इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, ये इसकी पहली विशेषता है भारतीय संविधान की। लेकिन कुछ जानकारी हम संविधान के बारे में ले लेते हैं। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए उसे एक नियमों की आवश्यकता पड़ती है, कानूनों की आवश्यकता पड़ती है, और वो कानून ही उस देश की शासन व्यवस्था को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के अंदर अपना योगदान देते हैं। ठीक है, तो हम संविधान के अंदर जो विशेषताएं पढ़ेंगे उसमें पहली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। मतलब इसका तात्पर्य है कि बिना हस्तक्षेप से तात्पर्य है, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो संविधान है उसे ये बताया गया है कि इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो, बिना हस्तक्षेप। और बिना हस्तक्षेप कैसा नहीं होना चाहिए? दो तरह से नहीं होना चाहिए। नंबर एक, आंतरिक हस्तक्षेप, आंतरिक हस्तक्षेप, और दूसरा है बाहरी हस्तक्षेप, जिसे कहते हैं बाह्य हस्तक्षेप। तो दोनों ही तरह से, यानी उस देश की शासन व्यवस्था के अंदर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से। ठीक है, तो ये उसे ही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान बताया गया जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो, कोई भी इसमें किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे, उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान बताया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले किसी भी देश की शासन व्यवस्था या किसी भी देश के संविधान को जानने के लिए उसकी सामान्य सी जानकारी होना आवश्यक है, जिसे कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना की जानकारी होना आवश्यक है। और प्रस्तावना के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दे रखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात उसके अंदर लिख रखी है, वो है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, मतलब ये जो संविधान है वो किनके द्वारा बनाया गया है? भारतीय लोगों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। ठीक है, और जो भारत के लोग से तात्पर्य है कि मतलब इसका जो स्रोत है, मतलब इस संविधान का जो स्रोत है वो कौन है, किनके माध्यम से इसको बनाया गया है, किनके लिए इसको बनाया गया है, किनका योगदान है। स्रोत इसमें बताया गया है भारतीय जनता। किसे बताया गया? भारतीय जनता। यानी इसमें प्रमुखता किसे दी गई है? भारतीय जनता को इसके अंदर प्रमुखता दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें प्रस्तावना में बात बताई गई कि हम भारत के लोग, और स्रोत बताया गया भारतीय जनता। यानी इसके प्रमुख जो संविधान जो बनाया गया, जिनके लिए बनाया गया, वो भारतीय जनता के लिए नियम बनाए गए। और भारतीय जनता, ये जो भी भारत का नागरिक है वो संविधान के अनुसार ही कार्य करेगा, संविधान के अनुसार उसे कार्य करना होता है। अब देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान के अंदर आंतरिक और बाह्य हस्तक्षेप जो बताया गया उसके अंदर है बाहरी शक्ति, बाहरी शक्ति या सत्ता, शक्ति या सत्ता, बाहरी शक्ति या सत्ता द्वारा ये क्या नहीं गया है? थोपा गया नहीं है, द्वारा थोपा गया नहीं है। मतलब ये हम पे लादा गया नहीं है, जबरदस्ती नहीं कि आप लोगों पे ये दबाव बनाया गया कि आपको इसके अनुसार ही ये करना है। मतलब इसके अंदर ये चीज बताई गई कि आपको नियमों के अनुसार रहते हुए आपको कार्य करना है। मतलब ये बाहरी शक्ति के द्वारा थोपा नहीं गया। हमने बाहरी देशों से इस
संविधान का निर्माण किया गया, जहां से अच्छे आदर्श वाक्य थे, आदर्श विचार थे, उन विचारों को हमारे संविधान के अंदर हमने सम्मिलित किया है। ठीक है, और ये जो संविधान है थोपा नहीं जाके क्या किया गया, भारतीय जनता के द्वारा इसे अपनाया गया। मतलब संविधान को क्या किया गया, अपनाया गया। किनके द्वारा अपनाया गया, भारतीय जनता के द्वारा इस संविधान को अपनाया गया। ठीक है, दूसरी जो इसकी विशेषता है, भारतीय संविधान की जो दूसरी विशेषता है वो दी गई प्रस्तावना। ये एक सामान्य सी जानकारी थी यहाँ पे प्रस्तावना की, ये इसकी पूरा संपूर्ण इसकी जानकारी रहेगी यहाँ पे। प्रस्तावना का तात्पर्य होता है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था या किसी भी देश को समझने के लिए, उसके लिए उसका संक्षिप्तीकरण, मतलब एक तो बहुत लंबे तरीके से उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एक शॉर्ट तरीके से उसको उसकी जानकारी हासिल कर ले कि इसमें ये चीजें सम्मिलित की गई है। ठीक है, तो प्रस्तावना का मतलब होता है उसका प्रमुख निचोड़, मतलब उसके अंदर क्या दिया गया है, संक्षिप्तीकरण जिसे कह सकते हैं हम, संक्षिप्तीकरण मतलब इसका क्या है, सारांश, सार रूप में इसको बताया गया, संक्षिप्तीकरण। इसे संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं, इसको सार भी कह सकते हैं और इसको निचोड़ भी कह सकते हैं। मतलब ये क्या है, पूरा निचोड़ इसके अंदर बताया गया। प्रस्तावना के अंदर संपूर्ण भारतीय संविधान के बारे में इसमें बताया गया कि हमने कहां से क्या चीज ली गई, कहां से क्या नहीं है, ये इनके लिए बनाया गया है। ठीक है, और इसमें जो प्रस्तावना के अंदर जो प्रमुख बातें इसमें सम्मिलित की गई है, सबसे पहले इसमें जो सम्मिलित की हुई है, इसमें सम्मिलित है इसका उद्देश्य क्या है, मतलब इसमें आदर्श क्या रखेंगे, इसमें आदर्श बनाएंगे, मतलब अच्छे विचारों का इसमें समावेश किया गया है। और वो आदर्श कौन से हैं, नैतिक आदर्श कैसे हैं, नैतिक मूल्यों पे आधारित है। इन पे आधारित है, नैतिक मूल्यों पे आधारित है। और प्रस्तावना जो बनाई गई है उसमें उद्देश्य भी समाहित है। प्रस्तावना के अंदर क्या लिखा गया, उद्देश्य के बारे में बताया गया कि ये भारतीय जो संविधान बनाया गया उसका उद्देश्य क्या है, जनता को सुरक्षा प्रदान करना, एक अच्छी शासन व्यवस्था का संचालन करना, ये सब चीजें इसके अंदर सम्मिलित की गई। ठीक है, और प्रस्तावना को संविधान की प्रमुख बात बताई गई, वो है संविधान की आत्मा। क्या बताया गया इसे, संविधान की आत्मा, इसको बताया गया कि ये संविधान की आत्मा। प्रस्तावना क्या है, संविधान की आत्मा है। और संविधान की आत्मा किसे बताया गया, प्रस्तावना को बताया गया। और इसमें एक परिभाषा दी गई है राजनीतिज्ञ के द्वारा, वो है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की क्या बताया गया, राजनीतिक कुंडली। इसकी तुलना किससे की है, के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना की भारतीय संविधान की तुलना किससे की गई है, राजनीतिक कुंडली। राजनीतिक कुंडली, इसमें क्या बताया गया है, राजनीतिक कुंडली, इसकी तुलना की गई है। मतलब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो एक राजनीतिक कुंडली, भारतीय संविधान क्या है, राजनीतिक कुंडली है, मतलब इसकी तुलना की गई। और इस प्रस्तावना को पढ़ने से हमें संविधान की क्या प्राप्त हो जाती है, जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो के.एम. मुंशी ने क्या बताया गया है, भारतीय संविधान को राजनीतिक कुंडली के रूप में स्वीकार किया गया। कुंडली का मतलब किसी भी हम व्यक्ति कि हम कोई देखते हैं उसकी पूरी जानकारी किसके माध्यम से हासिल हो जाती है, कोई भी जानकारी हासिल करनी है तो उसकी कुंडली के माध्यम से। भाई ये इसकी क्या है, कुंडली, मतलब ये क्या है, कुंडली। तो इस तरीके से संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से के.एम. मुंशी ने राजनीतिक, या यहाँ एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या बताया गया, राजनीतिक कुंडली बताया। क्या बताया गया, राजनीतिक कुंडली बताया। ठीक है, और इसको संविधान की आत्मा भी बताया गया है। संविधान की आत्मा भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, प्रस्तावना। इसको बताया गया है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा बताया गया। तो हमने दो विशेषताएं भारतीय संविधान के बारे में पढ़ी है। भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंदर पहली है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, ठीक है, दूसरी है प्रस्तावना। अब तीसरी इसकी जो विशेषता है, तीसरी इसकी विशेषता है विस्तृत संविधान। विस्तृत संविधान
विस्तृत संविधान से तात्पर्य है विस्तृत संविधान से ये तात्पर्य है कि बहुत बड़ा, मतलब इसको क्या बताया गया, बड़ा, मतलब भारतीय संविधान क्या है, बहुत बड़ा है। और अब बड़ा कैसे, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से बड़ा, क्योंकि इसमें भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, भाग हैं 22। जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तो इसमें 22 भाग हैं। और अनुच्छेद इसमें 395, कितने इसके अंदर 395 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान के अंदर 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। और अनुसूचियां 8 अनुसूचियां, कितनी अनुसूचियां हैं, 8 अनुसूचियां। लेकिन वर्तमान में इसमें कुछ संशोधन करके इसमें वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो है 12। कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। वर्तमान में भारतीय संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान का निर्माण किया गया तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचियां कितनी थी, 8। लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां। और इसमें अब तक जो संशोधन किए जा चुके हैं, संशोधन का मतलब होता है परिवर्तन, कोई भी नया कानून जोड़ना, हटाना, ये 101 संशोधन इसके अंदर हो चुके हैं। कितने संशोधन हो चुके हैं, 101। और 101वां जो संशोधन है, 101वां संशोधन वो है जीएसटी से। किससे संबंधित है, जीएसटी से, गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। ये इसके अंदर क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। यानी भारतीय संविधान के अंदर 22 भाग है, अनुच्छेद 395, अनुसूचियां 8, वर्तमान में 12 अनुसूचियां, संशोधन 101 हो चुके हैं, जिसमें 101वां संशोधन है जीएसटी से संबंधित। इस तरीके से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। और अगर इसकी तुलना की जाए, अब देखो दुनिया के अन्य संविधानों से अगर इसकी तुलना की जाए तो यूएसए का जो संविधान है उसमें जो अनुच्छेद है, यूएसए के अंदर जो संविधान के अंदर अनुच्छेद है वो कितने हैं, 7। कितने अनुच्छेद है, 7 अनुच्छेद है। कनाडा का जो संविधान है, कनाडा के संविधान के अंदर 147 अनुच्छेद है। और दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उसके अंदर जो अनुच्छेद है कितने हैं, 153 अनुच्छेद है। ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है उसमें जो अनुच्छेद है वो है 128। अब देखो इससे तुलना कीजिए कि भारतीय संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद है, यूएसए में 7 है और कनाडा के अंदर 147 है और दक्षिण अफ्रीका के अंदर 153 है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 128 अनुच्छेद। तो इस तरह से भारत का जो संविधान है वो बहुत बड़ा संविधान है। इस तरीके से हम जो इसकी भारतीय संविधान की जो विशेषताओं का जो अध्ययन कर चुके हैं। नंबर 1 है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, ठीक है। दूसरी है प्रस्तावना, तीसरी है विस्तृत संविधान, यानी बहुत ही बड़ा संविधान। इसका तात्पर्य क्या है कि बहुत बड़ा संविधान। और चौथी जो इसकी विशेषता है भारतीय संविधान की, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें लिखित एवं निर्मित, ऐसा संविधान बताया गया इसको, लिखित एवं निर्मित, यानी भारतीय जो संविधान वो कैसा है, लिखित एवं निर्मित। लिखित एवं निर्मित संविधान, यानी भारत का जो संविधान है वो कैसा है, लिखित है एवं निर्मित संविधान है। मतलब इसके अंदर जो कानून वगैरह जो बनाए गए हैं, इसमें जो कानून बनाए गए, नियम वगैरह बनाए गए हैं वो कैसे हैं, लिखित है, लिखे हुए हैं, ठीक है। और निर्मित किए गए, उनको बनाया गया दुनिया के अन्य संविधानों से आदर्श नैतिक मूल्यों को हमने हमारे संविधान के अंदर संजोया है, उनको अपनाया, थोपा नहीं है, उनको क्या किया गया, अपनाया है। तो भारतीय संविधान कैसा है, लिखित एवं निर्मित संविधान, जिसे भारतीय जनता के द्वारा इसे स्वीकार किया गया है।
और भारत में, अब देखो ये लिखित संविधान से तात्पर्य है कि भारत में सरकारें क्या करती है, आती है जाती है, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आ सकती है, कल सपा बसपा कोई भी आ सकती है, गठबंधन वाली आ सकती है, ठीक है। इस तरीके की सरकारें आती और जाती रहती है, लेकिन सभी सरकारों को जो कार्य करना होता है वो किसके अनुसार करना पड़ता है, संविधान के अनुसार। किसके अनुसार करना पड़ता है, संविधान के अनुसार कार्य करना पड़ता है। अब संविधान के अनुसार कैसे कार्य करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो कैसा है, लिखित संविधान, दस्तावेज हमारे पास में लिखे हुए संविधान है, उसमें नियम लिखे हैं कि जो सरकार वो कितने साल तक शासन व्यवस्था संभालेगी, कितने साल तक वो शासन रहेगी, और कितने उसके अंदर सदस्य होने चाहिए, कितने प्रतिशत कैबिनेट मंत्री होने चाहिए, कितने मंत्रिमंडल होने चाहिए, ये सब कुछ, और उसका वास्तविक प्रधान कौन होगा, इस तरीके से ये सब कुछ चीजें उसके अंदर क्या है, उल्लेखित है। तो सरकारें बदलती रहती है, लेकिन संविधान वही रहता है। संविधान क्या करता है, वही रहता है। तो भारत में सरकार जो कार्य करती है वो किसके अनुसार करती है, संविधान के अनुसार। भारत में सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है, यानी भारत के अंदर जो सरकार है वो कैसे काम करेगी, संविधान के अनुसार उसे कार्य करना होता है। लेकिन अब देखो हमारे यहाँ पे जैसा संविधान है, लिखित संविधान है, लेकिन कई ऐसी कंट्रीज हैं, कई ऐसे राष्ट्र हैं जहां जो संविधान है वो मौखिक है। उदाहरण के तौर पे आप बता सकते हैं ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा है, मौखिक है, वहां लिखित नहीं। ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा है, ब्रिटेन का संविधान मौखिक है। हमारे यहाँ का जो संविधान है वो लिखित। अब वहां ब्रिटेन का जो संविधान है वो मौखिक है, और मौखिक जो संविधान है वहां जो कार्य होता है वो किस तरीके से होता है कि ब्रिटेन के अंदर प्रमुख कौन होता है, राजा। कौन होता है, राजा। अब राजा अपने नियम कानून कायदों के अनुसार कानून निर्माण करता है, राजा अपने अनुसार, क्योंकि राजा वही है। अब राजा का बेटा राजा बनेगा तो वो अपने अनुसार कानून का निर्माण करेगा, तो राजा अपने अनुसार कानून निर्माण करता है। जबकि भारत में सरकार किसके अनुसार कार्य करती है, संविधान के अनुसार करती है। चाहे कोई सी भी सरकार हो, उसे हमारा संविधान लिखित है तो उसके अनुसार उसे कार्य करना होता है। तो इस तरीके की वहां पे व्यवस्थाएं प्रचलित हैं, और इस वजह से भारतीय संविधान क्या किया गया है, लिखित एवं निर्मित संविधान के नाम से ये जाना जाता है। अब देखो बात आती है निर्मित संविधान। निर्मित किस तरीके से, निर्मित संविधान, ये बात हो गई लिखित संविधान से संबंधित। निर्मित मतलब इसका निर्माण किया गया है, वो निर्माण किनके द्वारा किया गया है, भारतीय लोगों के द्वारा। निर्माण किनके द्वारा किया गया है, भारतीय लोगों के द्वारा। यानी इसका संविधान का जो निर्माण किया गया है, भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया है वो भारतीय लोगों के द्वारा, कुछ विद्वान उत्कृष्ट लोगों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो इस वजह से इसको निर्मित संविधान के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान भारतीय लोगों मतलब जनता के द्वारा क्या है, ये निर्मित है। जिसमें आप उदाहरण के तौर पे बता सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, इन लोगों का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इत्यादि लोगों का इसमें योगदान रहा है जिन्होंने भारतीय संविधान को क्या किया गया, निर्मित किया गया। अनेक संविधानों से हमने उनके संविधानों से आदर्श विचार हमने संकलित किए गए, अच्छे विचारों का इसमें समावेश किया गया, नैतिक मूल्यों को इसमें समावेश करके हमारे संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे
संविधान की जो विशेषताओं के अंदर है वो लिखित एवं निर्मित संविधान। 4 विशेषताएं कंप्लीट। पांचवी जो विशेषता है वह संसदीय शासन। संसदीय शासन प्रणाली क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। अब देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली कैसे है। संसदीय शासन प्रणाली 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं। कितने प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती है? 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती है। तो भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था अपनाई गई है वो है संसदीय। कैसी है? संसदीय शासन व्यवस्था। और एक दूसरी जो व्यवस्था होती है जिसे कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती है, संसदीय शासन व्यवस्था और एक होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। ये भारत के अंदर अपनाई गई है और ये अमेरिका के अंदर अपनाई गई है। ये कहां पे अपनाई गई है? अमेरिका के अंदर। और ये कहां पे अपनाई गई है? भारत के अंदर अपनाई गई है। तो संसदीय शासन प्रणाली 2 प्रकार की होती है, संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अब हम जो हमारे यहाँ पे जो व्यवस्था अपनाई गई है वो संसदीय शासन व्यवस्था। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि क्या है संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर किस तरीके से कार्य होते हैं और किन किन का योगदान होता है, किस तरीके से ये संविधान की रचना की गई, संविधान का किस तरीके से योगदान है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था 3 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीन स्तर पे इसमें क्या किया गया है? शक्तियों का विभाजन किया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का क्या कर दिया जाता है? बंटवारा कर दिया जाता है, विकेंद्रीकृत कर दिया जाता है। शक्तियां एक के पास में नहीं होती। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में एक के पास में होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो संसदीय शासन व्यवस्था है इसमें 3 स्तर पे शक्तियों का विभाजन किया गया है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में इनका विभाजन किया गया है। अब देखो विधायिका का जो प्रमुख कार्य है वो क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है। मतलब उसके द्वारा क्या किया जाते हैं? कानून बनाए जाते हैं। विधायिका क्या कर रही है? कानूनों का निर्माण कर रही है। कानून इसके द्वारा बनाए जाते हैं। और जब कानून बन गए तो उनको अंगीकृत भी करना पड़ता है, उनको लागू भी करना पड़ता है। तो इसका कार्य क्या हो गया? कानूनों को लागू करना। कानून निर्माण का काम हो गया और इनको लागू करना। ये इनके 2 कार्य हो गए। ठीक है। अब इनके द्वारा ये दोनों कार्य संपादित करने के बाद में न्यायपालिका